कैसे यहाँ पर नक्सलवाद इतना मजबूत हो गया जो अब नासूर सा बना। सब कुछ सामान्य होता, लोगों को न्याय मिल रहा होता तो नक्सलिज्म की शुरुआत नहीं होते। है कि जब ये इतना खतरनाक थे तो फिर ये लोग जो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कौन लोग हैं? लेकिन जिस तरह से लोग रो रहे हैं तो एक संकेत है कि सत्ता और सरकार को आज भी उन इलाकों में पहुंचना होगा, विश्वास जगाना होगा, तभी अनलदा चाहे वो हिड़मा हो, वो वहां पर उसकी जो छवि बनी है उस छवि को थोड़ा धूमिल कर सकते। हाल के दिनों में झारखंड से छत्तीसगढ़ तक कई बड़े माओवादी कैडर मारे गए, चाहे हम पतिराम मांझी और तूफान जी की बात कर ले या फिर माड़वी हिड़मा की। माना जाता था कि ये समाज के दुश्मन है और सबसे खतरनाक है, लेकिन जब इनका एनकाउंटर हुआ और इनका शव इनके पैतृक गांव पहुंचता है तो विलाप लोग करते हैं। तो सवाल है कि आखिर ये लोग कौन हैं जब ये नक्सली इतना दुर्दांत और खतरनाक थे। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राजेश तोमर है। सर, स्वागत है आपका द न्यूज पोस्ट में। सवाल सर आ रहा है कि जब ये इतना खतरनाक थे तो फिर ये लोग जो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कौन लोग हैं? समीर, इसमें जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि जो हिड़मा थे वो छत्तीसगढ़ से थे। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का इलाका है वो इलाका है जहां पर कि सघन आदिवासी इलाका है। वहां पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनके परिवार के लोग हैं या उनके गांव वाले हैं। बरसों तक हिड़मा जंगलों में घूमता रहा, उनके लिए हिड़मा एक हीरो था, उनके गांव का बच्चा था, तो एक लगाव भी है। दूसरा जो इसमें कारण है वो ये है डर और भय। कई लोगों को शक होगा कि कई लोग उनको देख रहा होगा कि भाई हिड़मा का शव पहुंचा लेकिन लोग रो नहीं रहे हैं, तो इस डर से भी लोग कुछ रोने का प्रयास करते हैं। यही बात आपको अभी दिख रहा है जो अनलदा है। अनलदा नक्सलियों के एक बड़े नेता थे, 1 करोड़ के इनामी थे। जैसे ही गांव उनका शव पहुंचा तो लोग वहां पर बड़ी संख्या में जुटे, चूंकि अनलदा एक वो नाम था जो बरसों तक उस इलाके में, चाहे पीरतड़ का इलाका हो, गिरिडीह का इलाका हो, बोकारो का इलाका हो, ऊपरी घाट का इलाका हो, सरंडा का इलाका हो, वो हर एक जगह सक्रिय थे और नक्सली जो मिलिट्री उनका विंग है उसके एक बड़े कमांडर थे। तो गांव में भी और शहरी क्षेत्रों में भी चूंकि अनलदा इतने स्टेब्लिश नाम थे कि उसकी चर्चा हर जगह होती थी। अब वो मारे गए हैं तो जाहिर है कि कई लोगों में जिज्ञासा भी होती है। इसको देखने के लिए भी लोग वहां पर बड़ा एक भीड़ इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उस गांव के लोग, जिसमें कि उसके ज्यादातर अपने लोग हैं, चाहे हिड़मा की बात हो, अनलदा की बात हो, ये दोनों जगहों पर एक आपको समानता दिखेगा कि वो इलाका है जो बहुत ही दुर्गम इलाका है और वो इलाका जहां पर कि इनके परिवार वाले लोग हैं, इनके गांव के लोग हैं। दहशत हो या प्यार, लेकिन आज तक कोई भी सूचना अगर इनके पास से नहीं निकला, शायद यही कारण है कि 25 साल तक आज अनलदा नक्सली, जब वो नक्सली बने और 25 सालों का एक लंबा कार्यकाल उन्होंने देखा, कमांडर तक की उन्होंने यात्रा की, तो जाहिर है कि गांव वाले का कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास और यह भय वो अनलदा के साथ में रहा। अब अनलदा नहीं है तो उम्मीद की जा रही थी कि लोग वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि जो नक्सली परिक्षेत्र होते हैं, जो नक्सलियों का दहशत देखा होता है, उन इलाकों में लोग कोशिश नहीं करते हैं कि किसी भी तरह से कोई मैसेज आए कि उनके जाने के बाद, उनके मारे जाने के बाद लोग खुश हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन एक बात और भी सच है कि आप झारखंड के या बस्तर के उस इलाकों की बात करें जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, उस इलाके में जो जंगली परिक्षेत्र हैं, जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, या जो एक लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं कि भले समाज में स्वीकार योग्य नहीं बात हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रशासन नहीं पहुंचता, न्याय में देरी, आपसी जो जमीन है, जो आपसी टकराहट है, उसमें ये न्याय प्रणाली के तौर पर त्वरित न्याय करना, वहां पर उनके जमीन में उनकी पंचायती कराना, उनको वहां पर एक सुरक्षा देना, उनके मन में एक भाव पैदा करना कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इनके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। आप झारखंड के 24 में से 22 जिला अगर नक्सली क्षेत्र बन गया था तो जाहिर इनके जो प्रभाव थे, इन्होंने जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया था लोगों के बीच में, उसका एक बड़ा जन समर्थन इनके साथ जुड़ा था। शायद यही कारण है कि अपने क्षेत्रों में ये लोकप्रिय भी थे, इनका दहशत भी था और लगातार इनको ग्रामीणों के सहयोग से एक सुरक्षा भी मिला। अब नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन चल रहे हैं, चूंकि मुख्य धारा से हटकर काम कर रहे हैं, ये सरकार के खिलाफत में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और ये बरसों से कार्रवाई होती आ रही है। अब यहां पर अनलदा के मरने के बाद जो भीड़ है उसको आप दो तरह से समझें। एक तो डर और भय, और दूसरा वो विश्वास जो उन्होंने सत्ता के खिलाफ, जो आम जनमानस है, जहां पर लोगों की सफरिंग हुई थी, जहां पर लोग शोषित हुए थे, वहां पर अगर उनको न्याय दिलाता है, उसके मन में अगर विश्वास दिलाता है, जहां पर थाने में उनको विश्वास नहीं मिल पाता, तो ऐसे जगहों में उनकी इज्जत कई गुना बढ़ जाती है।
शायद ये भी एक कारण है कि लोगों का विश्वास वहां पर दिखा, और जो वहां पर रोने वाले लोग हैं, जो बिलाप करने वाले लोग हैं, उसमें कई लोग जिज्ञासु हैं, कई लोग उनसे समर्थन देने वाले लोग हैं, और कई ऐसे लोग जो उनके अपने हैं, चाहे वो अच्छे हों खराब हों, लेकिन अगर उनकी मृत्यु होती है तो सहानुभूति एक नेचुरल प्रोसेस है और आमतौर पर सहानुभूति हो जाती है। तो आपको इस तीन तरह के दृष्टिकोण से देखना होगा। लेकिन एक सच है कि अनलदा एक बड़े नक्सली थे। उनके जाने के बाद कहा जा रहा था कि लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोग रो रहे हैं तो एक संकेत है कि सत्ता और सरकार को आज भी उन इलाकों में पहुंचना होगा, विश्वास जगाना होगा, तभी अनलदा चाहे वो हिड़मा हो, वो वहां पर उसकी जो छवि बनी है उस छवि को थोड़ा धूमिल कर सकते हैं। आपने बताया कि सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाई। जब अनलदा का 100 उनके गांव पहुंचा तूफान जी का, तो आखिर कैसे ये इतने बड़े कमांडर बन गए? और झारखंड में माना जाता है कि सबसे बड़े एनआईए ने 15 लाख का इनाम रखा था, उड़ीसा 1 करोड़ 20 लाख का इनाम इन पर था, और झारखंड पुलिस 1 करोड़, यानी कुल 2.5 करोड़ रुपए का। तो आखिर ये सफर इनका कैसा रहा, और एक आदिवासी इलाके से निकलकर सेंट्रल कमेटी सदस्य तक और इतना कुख्यात, तो वजह क्या रही, क्या मानते हैं आप? समीर, देखिए, जो खासतौर पर जो झारखंड का इलाका है, जहां पर कि सबसे ज़्यादा आप नक्सली इन्फेक्टेड इलाका मान सकते हैं, जिसमें कि 24 जिले हैं झारखंड में, 22 जिले में अगर नक्सली सक्रिय हैं तो जाहिर है कि उन इलाकों में नक्सलियों का जो जन समर्थन है वो वहां पर उनको हासिल हुआ होगा। और लगातार आप जहाँ तक इनाम की बात है, चाहे उड़ीसा की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, झारखंड की बात हो, जब कोई भी कैडर जब नक्सली शामिल होता है तो उसमें अपनी उनकी प्रतिभा होती है और उसके बल पर वो उस कैडर में आगे बढ़ते जाते हैं। अनलदा की बात है, अनलदा अगर उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम अगर सरकार ने रखा तो जाहिर है कि वो उनके पकड़ से लगातार बाहर थे, और सरकार के जो संपत्ति हैं, सरकार के जो लोग हैं, जो पुलिस बल है, जो सुरक्षा बल है, लगातार जो अनलदा की जो वहां पर दस्ता वहां पर होता होगा वो एक बड़ी क्षति पहुंचाता होगा। चूंकि जब आप जोनल कमांडर होते हैं, जब आप एरिया कमेटी में चले जाते हैं, जब आप स्टेट कमेटी में चले जाते हैं, तो आपका नाम बड़ा होता जाता है और आपका जो संगठन विस्तार क्षमता है वो बड़ा होता जाता है। यानी कि जिस तरह से संगठन में जब आप शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं और जब आप पुलिस के पकड़ से बाहर हैं और पुलिस को ये लगता है कि एक बड़ा नुकसान कर सकता है, संगठन का विस्तार कर सकता है और वो समाज के लिए कदे सही नहीं है, तो जाहिर है कि पुलिस उनके खिलाफ में एक इनाम की राशि रखता है। जितना बड़ा नक्सली, जितने पकड़ से बाहर, उतना बड़ा इनाम की राशि होती है। चाहे वो हिड़मा का मामला हो, चाहे वो बासवा राजू का मामला हो, चाहे वो अनलदा का मामला हो या मिसिर बेसरा का मामला हो। आज भी मिसिर बेसरा पुलिस के पकड़ से बाहर हैं और पुलिस लगातार घेराबंदी कर रही है। इनाम के पीछे एक यही साइकोलॉजी होता है कि कहीं ना कहीं से कोई जानकारी हासिल हो जाए, गाँव वाले कोई टूटें और इनके बारे में कोई जानकारी दें। लेकिन इसके पीछे एक और भी सच है समीर, जिसको समझना होगा कि आखिर ये जो इनाम की राशि बढ़ती जाती है, यानी कि जो पुलिस के जो तंत्र है, जो मुखबिरी होती है, वो इतने आसानी से नक्सलियों के गढ़ में नहीं पहुंच पाता। और जो जन समर्थन है, जो आम लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव, और वो एक मन में भय, और दूसरा कि जो नक्सली अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट करता है कि भाई हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अंदर में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक श्रद्धा भी होता है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ में कोई सूचनाएं बाहर नहीं आती हैं। शायद यही मजबूरी है कि सरकार को, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, इनाम की राशि लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। अब ये नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन चल रहा है और बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, बड़े नक्सली कमांडर भी मारे गए हैं। यहाँ पर पुलिस को सफलता जरूर मिली है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक सच है कि आखिर जो नक्सलियों का इतिहास है, एक लंबा इतिहास है। 1967 में नक्सलबाड़ी से इसकी शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते आज 60 वर्ष के बाद भी आज नक्सलियों को आप खत्म नहीं कर पाए। तो नक्सलिज्म के पीछे की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। नक्सलियों की संख्या आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करना अभी इतना आसान नहीं होगा, एक बड़ी चुनौती है। इसके पीछे अगर नक्सलिज्म के तह में आप जाएं, और जो लोग नक्सलियों से या नक्सलिज्म से जुड़े, तो उनके पीछे एक सोच थी। जब आपके पास में अफसर नहीं होते हैं, जब आप पुलिस पोस्ट आपके पास नहीं होता है, जब न्याय के लिए आपको बहुत लंबा दूरी तय करना पड़े, तो लोग कहीं ना कहीं ऐसे संगठन से जुड़ते हैं जहां उनको उम्मीद होती है कि उनको तत्काल में कोई न्याय मिल जाएगा, उनके जमीन पर कोई बाहरी दस्तक नहीं होगा, उनकी जमीन को कोई हड़प नहीं सकेगा, उनके बहु बेटियों पर कोई नजर नहीं डालेगा। ये तमाम तरह की चीजें हैं जहां जिसकी वजह से इन नक्सलियों को कहीं ना कहीं समर्थन मिला है। आपने बताया कि आखिर नक्सली क्यों निकलते हैं और कहीं ना कहीं एक गैप हो जाता है शासन और ग्रामीण के बीच। लेकिन अगर हम नक्सलियों के इतिहास को देखें, और ख़ासकर झारखंड को, आप काफ़ी लंबे समय से काफ़ी नज़दीक से इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो आखिर कैसे यहाँ पर नक्सलवाद इतना मजबूत हो गया जो अब नासूर सा बना, और आखिरकार इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है? समीर, अगर सब कुछ सामान्य होता, लोगों को न्याय मिल रहा होता, तो नक्सलिज्म के शुरुआत नहीं होते। जो नक्सल चरमपंथी है, जो नक्सली हैं, उसकी कोई अब तक कोई इतिहास नहीं होता।
जो माओवाद है, जो उग्रवाद है, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं होती। नक्सली समीर, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। और नक्सलिज्म की अगर शुरुआत की बात करें, माओवाद की अगर शुरुआत करें, तो 1967 में बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से इसकी शुरुआत हुई। वहां पर कुछ जमींदार से, जो वहां के किसान थे, वो पीड़ित थे। और वहां पर जब उनका विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस से जो मदद मिलनी चाहिए थी किसानों को, वो मदद नहीं मिल पाया। और अंततः वो हार कर जब अपने कुछ लोगों से मिले, तो उसमें एक युवा थे, चारू मजुमदार। उन्होंने इस लड़ाई को पहली बार लड़ा और तब इस पूरे मुहिम में कहीं ना कहीं एक खूनी वारदात हुई। और यहीं से एक हिंसक संगठन का जो एक हिंसक रुख होता है, उसकी एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। तो नक्सलिज्म का जो पहला शुरुआत 1967 से इस भारत में, यानी भारत देश में, बंगाल से इसकी शुरुआत हुई। और जब ये शुरुआत हुई तो वहाँ पर उस वक्त काफ़ी लोग थे जो कि कई तरीके से शोषित थे, लेकिन तब उनको थाने से, पुलिस से, प्रशासन से बहुत सहयोग नहीं मिला करता था। तो एक जो मन में डर था, खासतौर पर जमींदारी प्रथा के पीछे, या रसूखदार या ठेकेदार या सूदखोर, वो तमाम तरह के जो लोग थे, उसके सोच के खिलाफ में जब ये लोग इकट्ठा हुए और जब इन्होंने उनको प्रोटेस्ट किया, जब उनको एक तरह से उनका विरोध किया, तो कई बात जो चीज़ें हैं वो सशस्त्र ढंग से, यानी कि उग्रवादी तरीके से लड़े जाते हैं। और यही कारण था कि ये जो लड़ाई थी, ये जो नक्सलिज्म था, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। फिर बंगाल से सटा झारखंड, ये इससे उपेक्षित नहीं रहा, क्योंकि झारखंड का जो सबसे बड़ा इलाका है वो जंगली इलाका है। चाहे आप चाईबासा की बात करें, आप गुमला की बात करें, खूंटी की बात करें, सिमडेगा की बात करें, आप जो रांची से सटे परिक्षेत्र हैं उसकी बात करें, गिरिडीह की बात करें, बोकारो की बात करें, ऊपरघाट की बात करें, लातेहार की बात करें, तमाम इलाके नक्सली प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर जंगली इलाका है और जो आदिवासी हैं मूलतः वो इस कैडर से जुड़ते चले गए। चूंकि आदिवासी का जो मसला था वो जंगल और जमीन से जुड़ा था, और जब उनको लगा कि वहाँ पर गलत तरीके से उनके जो जल जंगल जमीन का जो उनका अधिकार है उसको गलत तरीके से हटाया जा रहा है, उनके साथ में जोर जबरदस्ती हो रही है, जो वन अधिकारी हैं गलत तरीके से उनको केसों में फंसा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नक्सलियों से जुड़ते चले गए। तो जो नक्सलियों का विस्तार बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल में भले ये कमजोर पड़ गया, लेकिन जैसे जैसे ये झारखंड में गया, इनको समर्थन मिलता गया और अपार समर्थन मिला। शायद यही कारण है कि 24 में से 22 जिले ये नक्सलियों के चपेट में आ गया। और अलग अलग क्षेत्रों को यहाँ पर कमांड के एरिया के हिसाब से, जो मिलिट्री इनके जो कमांड थे उसके हिसाब से इन क्षेत्रों को बांटा गया। यहाँ पर जोनल कमांडर, क्षेत्रीय जो सब जोनल कमांडर हैं, एरिया कमांडर हैं, तमाम तरह के कमांडरों की यहाँ पर पोस्टिंग हुई और नक्सली यहाँ पर बिल्कुल अपना पैर जमा लिया था। इससे ठीक सटा हुआ जो भाग है बिहार का, अगर आप औरंगाबाद की बात करें, आप रोहतास की बात करें, वहां पे गया की बात करें, जमुई की बात करें, वो तमाम क्षेत्र आदिवासी प्रभावित क्षेत्र थे। ये ऐसे क्षेत्र जहां पर जमीन था, जंगल था, लेकिन वो कहीं ना कहीं शोषित थे, चाहे वो जमींदारों से हों, चाहे वो सूदखोरों से हों, लेकिन वहां पर सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल पा रहा था, थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। शायद ये भी कारण था, एक फ्रस्ट्रेशन था कि वो नक्सलिज्म से जुड़ते चले गए, नक्सलियों को उनका समर्थन मिलता गया, नक्सली अपने पैर पसारते गए, और लगातार नक्सलियों को जब सफलता मिली तो उनके लिए यहाँ पर ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एक बड़ा चारागाह भी बनता चला गया। क्योंकि नक्सलिज्म को हम समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि जोर जबरदस्ती के बल पर शासन चलाना, लोगों में एक भय का माहौल पैदा करना, तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने यहाँ पर जो बड़े ठेकेदार काम कर रहे थे उनसे लेवी वसूलना, ग्रामीणों को वहाँ पर भय दिखाना, कई बार जानबूझकर कैडर को शामिल करना, तो कई तरह की चीज़ें थी, लेकिन उनको कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा था। अगर आप झारखंड के बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों की बात करें, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया गया था किसी ज़माने में। ग्रीन हंट के पीछे एक यही सोच था कि जो मूल शासन है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किया जाए, सड़कों का निर्माण हो, वहाँ पर ब्लॉक खुलें, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुलें, ताकि लोग मुख्य धारा से जुड़ें। तो जो पृष्ठभूमि थी, जो परिस्थितियाँ थी, वो नक्सलियों के अनुकूल था। शायद यही कारण था कि नक्सलिज्म का बड़ा एक्सपेंशन हुआ। 2005 से 2010 का जो समय था झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, या फिर उड़ीसा के लिए, कह सकते हैं कि सबसे स्वर्णिम काल था नक्सलियों के लिए। इसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार किए, लेकिन जब केंद्र को लगने लगा कि ये अब उनके लिए मुश्किल खड़ा करने जा रहा है और एक तरह से सरकार को वो ललकार रहे हैं, तो ऐसे में केंद्रीय जो सीआरपीएफ की फोर्स है, वहाँ पर कोबरा बटालियन का एक तरह से फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ लड़ना अब सरकार की मजबूरी थी। क्योंकि आप नक्सली कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, आमतौर पे ऐसे लोगों को समाज में वो सम्मान प्राप्त नहीं होता, लेकिन चूंकि जन समर्थन उनके साथ में थे, कई महत्वाकांक्षी युवा जो खासतौर पर आदिवासी थे वो उनसे जुड़ता चले गए, और जो एक माओवादियों का जो एक फिलॉसफी था
उसके आधार पर जब वो जुड़ने लगे, बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़े और हिंसा भी बढ़ी। तो ये एक चिंता थी। यही कारण था कि राज्य सरकार ने भी अपने अपने जगह पर अलग एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाए, चाहे वो जगवार हो, चाहे वो कोबरा बटालियन हो, चाहे छत्तीसगढ़ में स्पेशलाइज्ड फोर्स हो, तो ग्रेहाउंड वगैरह सब तमाम तरह के फोर्स बनाए गए ताकि नक्सलियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, उनको पीछे धकेला जाए। क्योंकि ये जिस तरह से बढ़ रहे थे वो समाज और सरकार के लिए एक बड़ा संकट था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना होगा कि आखिर नक्सलियों को इतना बड़ा जन समर्थन क्यों मिला। सरकार को यहाँ पर ये चीज़ें बहुत गौर करना होगा कि भले ही आज अनिल मारे गए हों, कल मिस्र बेसरा मारे जाएंगे या हिड़मा मारा गया, लेकिन कल की तारीख में हिड़मा पैदा नहीं होगा, इसकी गारंटी आज की तारीख में कोई नहीं दे सकता। हम राजेश कच्छप को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो जल जंगल जमीन की बात करेगा आखिर लोग उनके साथ होंगे। जो शहर में लोग रहते हैं, आप ग्रामीणों की आवाज नहीं सुन सकते। जो ग्रामीणों की आवाज सुनता है वही नक्सली है। तो नक्सलिज्म को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जयराम महतो जो उन्होंने भाई कुछ ऐसा ही मिलता जुलता उन्होंने बात कही थी। उनका यह कहना था कि जब तक कि स्कूल नहीं पहुंचेगा, जब तक गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, जब तक सरकार उन तक नहीं पहुंचेगी, जब तक उनको रोजी नहीं दिया जाएगा, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप नक्सलिज्म को बहुत नियंत्रण में कर लेंगे, वो नहीं आप कर सकते। तो जाहिर है कि आप नक्सली कमांडर मार सकते हैं, आप नक्सलियों को मार सकते हैं, लेकिन जो नक्सलिज्म जिसके पीछे का जो कारण है, उस कारण को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक उसका कोई समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप नक्सलियों पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे। आपने बताया कि कैसे बंगाल में कमजोर पड़ा लेकिन झारखंड पहुंचा, और झारखंड उस वक्त एकीकृत बिहार था। तो औरंगाबाद, रोहतास और जहानाबाद के एरिया में तो नक्सलियों के खिलाफ एक रणवीर सेना वहां पर बनाई गई जिसने उनसे लड़ाई लड़ी। जैसे सलवा जुडुम देखा गया था छत्तीसगढ़ में लड़ रही थी। तो आखिर क्या इनका प्रभाव पड़ा कि आखिर पुलिस कमजोर थी और आखिर में अपनी लड़ाई कुछ लोग थे जो खुद लड़ने को गन उठाकर सामने आए, और बिहार में फिर उस इलाके में कमजोर हुए, नक्सली जंगल की ओर भागे। तो इसे किस तरह आप देखते हैं कि क्या जैसे माना जाता है कि आदिवासी ज़्यादातर नक्सली रहते हैं या फिर कुछ और, तो कुछ जाति की भी लड़ाई यहाँ पर है? देखिए समीर, यहाँ पर जब नक्सली संगठन में जातिगत आधार पे भी कुछ लड़ाई हुई है, शायद यही कारण है कि टीपीसी और जेपीसी जैसे संगठन बने झारखंड में, पीएलएफआई बने। लेकिन फिलहाल अगर आप जिस रणवीर सेना की बात कर रहे थे, रणवीर सेना बिहार के रोहतास की सेना थी। यह जमींदारों का एक फौज था जिसको कि किसी जमाने में एक जाति के नेता उसको हिट किया करते थे, और तब नक्सलियों के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, बड़ा नरसंहार हुआ था, और वहां पर नक्सली पैर नहीं जमा पाए क्योंकि उनको वहां पर प्रोटेस्ट मिला। लेकिन अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं मिले। हाँ, अगर कुछ घटनाओं को आप देखें तो जैसे नागरिक सुरक्षा समिति बनाई गई थी चाईबासा में, कुछ सफलता भी मिली थी। तब वहां पर तत्कालीन जो एसपी थे अरुण उरांव, उन्होंने एक संगठन बनाया था और ग्रामीणों की मदद से नक्सलियों को कुछ कंट्रोल किया गया था। नक्सलियों को कहीं ना कहीं जंगल की तरफ ढकेला गया था। लेकिन जैसे ही उनका पदास्थापन कहीं और हुआ, उसके बाद नक्सली फिर से आया और फिर वहां पर एक नरसंहार हुआ, कुछ ग्रामीण मारे गए। इसके अलावा अगर झारखंड के आप इतिहास में देखें, कई ऐसे लोग मारे गए जो उनके बीच के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, आदिवासियों के नेता थे, चाहे सुनील महतो हो, यहाँ पर कॉमरेड महेंद्र सिंह थे, उनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। तो अगर आप पूरे चीज़ों को आप देखें तो जो उनके बीच के जो नेता जिनके एक बड़ा जन समर्थन था, जो उनके आड़े आया, जो उनके सफाई की चिंता की, उनको उन्होंने ठिकाने लगा दिया। यहाँ पर उस तरह से उनको कोई प्रतिरोध नहीं मिला जिस तरह से बिहार में मिला। लेकिन तब पुलिस की तरफ से प्रयास होते रहे, लेकिन नक्सली इतना खौफनाक तरीके से अपना पैर पसार रहा है, इसका अंदेशा शायद तब की सरकार को शायद नहीं होगा। शायद यही कारण था कि झारखंड में, बिहार में भले ही वो 3 जिलों में सिमटा था, क्योंकि जंगल जमीन की वजह से जो लोग उसके साथ में जुड़े थे वहां पर थोड़े वो जरूर वहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे, वो वहां पर उपस्थित थे। लेकिन झारखंड के जिले में लगातार यहां पर विस्तार होता गया। संथाल परना का इलाका, वहां पर एक एसपी भी मारे गए थे नक्सली हमला में। उन इलाकों में नक्सलियों ने बहुत बाद में दस्तक दिया था, लेकिन वहां पर आकर उनको जन समर्थन कैसे मिला? ये सरकार का कहीं ना कहीं एक फेलियर था। यह फेलियर ये नहीं था कि नक्सलियों को पहचाने, बल्कि सिस्टम अगर दुरुस्त काम नहीं करता है, अगर आप जो आदिवासी जो खास तौर पर जहां पर लिटरेसी रेट कम हो, जहां पर जो सामान्य सुविधाएं वो ना के बराबर हो, वहां पर बेरोजगारी हो और उनके दुख तकलीफ की जब आप चिंता नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि लोग ऐसे संगठन की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको स्थानीय स्तर पर कई तरह के मदद इनसे मिल जाता रहा, तो वो उनके साथ में होते गए और वो अपना वहां पर विस्तार करते चले गए। यही
तकरीबन छत्तीसगढ़ का मामला है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो इलाका है अति पिछड़ा इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, वो आदिवासियों के मसीहा के तौर पर खुद को स्थापित करने में कहीं ना कहीं सफल हुए। उड़ीसा में भी जो कोकराझार का इलाका है, जो तमाम जो नक्सली इन्फेक्टेड इलाके हैं, जो झारखंड से मिलता हुआ इलाका है, चाहे वो आंध्र का इलाका हो, जहां जहां नक्सलियों को सपोर्ट मिला, जन समर्थन मिला, वहां पर कहीं ना कहीं पूरा जो एक जन समाज था वो उपेक्षित था। जो सरकार थी, जो सिस्टम था, वहां पर पहुंच नहीं पा रही थी, विकास की योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच रही थी। शायद जब ग्रीन हैंड ऑपरेशन था, हालांकि इसको ऑफिशियली नहीं कर सकते, लेकिन 2009 से लेकर 2011 तक तकरीबन कई ऑपरेशन चलाए गए, कई नक्सली कमांडर मारे गए। तब एक उद्देश्य था सरकार की, इन इलाकों में हम पुलिस पोस्ट बनाएंगे, लोगों में जो भय का माहौल है उसको खत्म करेंगे, वहां पर पोस्ट ऑफिस बनेगा, थाना बनेगा, ब्लॉक बनेंगे, विकास की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। कुछ सफलताएं भी मिली, लेकिन बाद में ऑपरेशन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। और जब चीजें बढ़ती गई और जन समर्थन जब इनके साथ में होता चला गया, तो नक्सलियों की तरफ से जन अदालतें लगाई गई, जो बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, पुलिस उनके हिंसा के शिकार हुए। जब लगा कि अब ये काबू से बाहर जाता जा रहा है, तब केंद्र ने इस पर एक तरह से संज्ञान लिया और कोबरा बटालियन का एक निर्माण हुआ। उसी तरह से राज्य को बोला गया कि भाई नक्सलियों के खिलाफ अगर लड़ना होगा तो कंबाइंड फोर्सेस बनाने होंगे, क्योंकि जो ग्रामीण एक बहुत बड़ा इलाका जहां पर कि पुलिस दिन में भी जाने से डरती थी, उन इलाकों में सामान्य लोग या जो बसेस चला करती थी, जो सड़कों पर लोग चला करते थे, उन इलाकों में जाने से कतराते थे। बाद में उन जगहों पर इन फोर्सों की मदद से, इन कमांड जो फोर्सेस तैयार किए गए थे, इनकी मदद से नक्सलियों के खिलाफ में कई अभियान चलाए गए। उस अभियान में सफलताएं भी मिली। आज जो गिरिडीह का इलाका है, एक जमाना था जब पीड़ तार से आगे आप जा नहीं पाते थे, रात में आपको कन्वे करके पुलिस पार कराती थी। इस तरह के जो नज़ारा था उस समय का नज़ारा था। लेकिन आज स्थिति बहुत समान हुई है। झारखंड में भी जो नक्सलिज्म है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, अब तो बल्कि कह सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम दौर में है। लेकिन ये जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से सघन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि नक्सली कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सबसे निचले स्तर पर है और बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। लेकिन वो खत्म हो जाएगा, उसको बहुत गारंटी के साथ में आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कि सरकार, सिस्टम उनके लिए न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं करेगी, जहां भी उनकी उपेक्षा होगी, वो गलत दिशा में जा सकते हैं। जो ऐसे युवा जो उनके तरफ जिन कारणों से जुड़े थे, उन कारणों को अगर आप नहीं पहचानेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तो आप नक्सलिज्म को बिल्कुल खत्म नहीं कर पाएंगे। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जिन इलाकों में उनके खात्मे हो रहे हैं, उन इलाकों में सामान्य शासन प्रशासन स्थापित करना, लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास स्थापित करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको कि यहाँ जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, उसको अंजाम देना होगा। वरना आज आप उसको वहां से फ्लैश आउट कर देते हैं, लेकिन कल के तारीख में उसी इलाके में अगर 2 नक्सली बसते हैं, 2 कमांडर बसते हैं, तो वो फिर से पूरे संगठन को मजबूत कर देगा, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपने जल जंगल जमीन की बात की कि जल जंगल जमीन की वो भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो एक तबका जब बड़े नक्सली कमांडर मारे जा रहे हैं, तो यह कह रहा है कि अब जल जंगल जमीन पर खतरा आ जाएगा। तो क्या इसी चीज का डर और चर्चा है कि नक्सलवाद तभी खत्म होगा जब हक अधिकार ग्रामीण इलाकों में मिलेगा? कि कैसे समझते हैं इसका मायने क्या निकाला जाए? देखिए, असल में जो नक्सलिज्म है, आप डर की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे आप समझिए कि हम 2 तरह से लड़ाई लड़ते हैं। एक तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं, और एक जो माओवाद का रास्ता था, यानी कि जो खूनी संघर्ष का मार्ग था कि नहीं, हम शक्ति के बल पर सत्ता से टकराएंगे, सरकार को नहीं मानेंगे, पुलिस हमारा दुश्मन है, हम जो चाहेंगे हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो इस धारणा के साथ में आप सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि भारत एक गणराज्य है, इसकी अपनी पुलिस है, सिस्टम है, राज्य में अपनी पुलिस बल है, लोगों की अपनी अपनी धारणा है। कोई भी लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, इनको बहुत जन समर्थन नहीं मिल जाता, मिलने की संभावनाएं काफी कम थी। लेकिन समीर, एक बात और भी है कि इस देश में अगर नक्सलिज्म कुछ राज्यों में बढ़े, तो उसके पीछे जो उसकी भौगोलिक स्थिति थी, खासतौर पर आपको पहचानना होगा कि आखिर कौन लोग इनसे जुड़े। वो लोग जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, जो जंगलों में निवास कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर लोग आदिवासी थे, चाहे वो आदिवासी झारखंड के हों, आदिवासी उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों। ज्यादातर जो कैडर हैं, जो मारे गए हैं कमांडर, उनकी भी आप संख्या देखेंगे, वो ज्यादातर ट्राइबल आपको दिखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र का इलाका क्यों नहीं हो। तो उन इलाकों में अगर आप संवैधानिक तौर पर देखें, तो एक पेशा, यानी कि प्रोविजन किया गया था पंचायती राज सिस्टम का, कि उन इलाकों में एक अलग शासन होगा, जहां पर कि ग्रामीणों को बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे। जो वन पदार्थ हैं, जो जंगल हैं, उसमें उनका अधिकार होगा, उनके जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता। उनके जो सरकार होंगे, जो अस्थायी जो शासन होंगे, उनके लोग उनमें होंगे। इसमें क्या होगा, उनकी जो संस्कृति है, जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनके होने का जो वजूद है, उसकी वहां पर रक्षा हो पाएगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विकास कार्यों में या अन्य कारणों से सरकार ने उनको अब तक वो अधिकार नहीं दिया है। वो भी एक संघर्ष
संघर्ष का बड़ा एक वजह है, जहां पर जिसका सीधा फायदा नक्सलियों को मिलता है। चूंकि नक्सली उनको एक भरोसा दिलाते हैं कि अगर उनका सपोर्ट हमें मिलता है तो हम आपके खिलाफ में वो तमाम लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, और ये नैरेटिव सेट करके कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई के बल पर उन्होंने एक बड़ा जन समर्थन हासिल किया, और आज भी अगर मिसिर बेसरा नहीं मारे गए हैं तो उसके पीछे एक बड़ा जन समर्थन है। हिड़मा के मारे जाने के बाद अगर वहां पर कुछ लोग रोने पहुंचे हैं तो उसमें भी वही एक भावना है जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था कि चूंकि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे उनके पीछे। हालांकि उस लड़ाई का अंत क्या था, उस लड़ाई से क्या कुछ हासिल होना था, वो शायद हिड़मा भी बताने की स्थिति में नहीं होंगे अगर वो जीवित होते। लेकिन जिस नैरेटिव के तहत ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आज भी चाहे नक्सलियों का कोई भी इलाका हो, उन इलाकों में आप देखेंगे गरीब, पिछड़े, आदिवासी, खासतौर पर वो इलाका जहां पर ये ज़्यादातर संख्या में लोग निवास करते हैं, वहां पर इनको ज़्यादा समर्थन मिला, और उन इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। इसके लिए आपको पीछे से वहां पर जो विकास के कार्य हैं वो पहुंचाना होगा, उन तमाम इलाकों को आपको बहुत कनेक्ट मिलाना होगा। जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर उनको पहुंचना होगा, थानों का निर्माण करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना होगा, लोगों में जो इनका भय वो खत्म करना होगा। वहां पर अगर कोई जमीन का मसला है उसको देखना होगा। जो स्थानीय शासन है उसको सरकार किस तरह से एड्रेस करती है, किस तरह से निकाय चुनाव कराती है, किस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव कराती है, तमाम तरह की चीजें हैं जो कि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि लोगों को कैसे अपने तरफ जोड़े। जब तक कि उसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो नक्सलियों की तरफ किसी न किसी प्रेरणा से जुड़ते चले जाएंगे। तो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए जहां तक आप हवाई फायरिंग कर लें, आप बड़ा ऑपरेशन चला लें, बड़े बड़े एलआरपी चला लें, आपको सफलता मिलेंगी। लेकिन अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो उन गरीबों को आपसे रिकनेक्ट करना होगा जो कहीं न कहीं गलत तरीके से दूसरी धारा की तरफ वो जुड़ चुके हैं। साथ में ऐसे नक्सली जो कि अभी जुड़े हैं उनको आपको मुख्य धारा में सरेंडर पॉलिसी के तहत जोड़ना होगा। उनके साथ में जो आपने शर्त रखे हैं, जो प्रोमिसेस रखे हैं, जो उनके साथ आपने वादा किया है वो पूरा करना होगा। कुल मिला के चौतरफा प्रयास करना होगा, तभी आप नक्सलिज्म पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। वरना यह संघर्ष अभी खत्म हो जाएगा, उसमें कितना वक्त लगेगा वो अभी कहा नहीं जा सकता। सारंडा में अभी ऑपरेशन मेधा बुरु चला, 17 माओवादी मारे गए। इसके बाद एक ऑडियो क्लिप सामने आया। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने जिस तरह से आपने देखा कि कहा कि जांच करेंगे, तो इसमें जिक्र किया कि हवाई फायरिंग हो रही है और भी लंबा ऑडियो है। तो इसको किस तरह देखते हैं कि आखिर इस तरह से बयान जारी करके हम पे वार कर रहे हैं, जबकि ये तो दुश्मन माने जाते हैं और जंगल में उन्हीं से लड़ाई जवान लड़ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं समीर। एक तो है कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ में वहाँ पर हमले बोले जा रहे हैं। उनके जो ट्रैकिंग है, जो पुलिस है अपने तरीके से उनका सर्विलांस के जरिए उनका जो लोकेशन उसको ट्रेस कर रही है और उनके खिलाफ में ऑपरेशन चल रही है। अगर आप ऑपरेशन चला रहे हैं और सारंडा वाले इलाके में, जो कि काफ़ी दुर्गम इलाका माना जाता है, और 17 नक्सली एक साथ मारा जाना एक बड़ी सफलता है। कहीं कहीं नक्सली से भयभीत हैं। तो जो मैसेज दिया गया, उस मैसेज में अगर उनकी भाषा को देखें तो वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो एक सामने का फौज है, जो कि जो फौजी जब कोई कार्रवाई होती है, जो प्रोटोकॉल होते हैं, वो उनसे अपेक्षा की गई है कि जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो सामने की लड़ाई लड़े, आप उनको वार्निंग दें, आप इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उनके भाषा को आप जब पकड़ेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं एक डिस्परेशन है, एक डर भी है। लेकिन वो एक साथ में ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो ग्रामीण है, उन ग्रामीणों को उनकी सुरक्षा की चिंता अब भी उनके पास है, जब वो सुरक्षा बलों से खुद घिरे हुए हैं। जाहिर है कि जहां पर वो छिपते हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बा जंगलों के बीच में स्थापित हैं। इन इलाकों में कोई क्षति ना पहुंचे, इसको लेकर वो एक तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि सुरक्षा बल जब कोई हमला बोले तो ग्रामीणों की रक्षा करें, क्योंकि ग्रामीणों के आड़ में सारे वहां पे लड़ाई लड़े जा रहे हैं। नक्सली उन्हीं ग्रामीण इलाकों के बीच में हैं, तभी वो सुरक्षित हैं। उनको रसद जो है स्थानीय लोग पहुंचाते हैं। तो एक भ्रम की स्थिति है। तो नक्सलियों के इस बयान को बहुत गौर से देखना होगा कि नक्सली किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए समीर, एक और डिफरेंसेस है कि नक्सली और अपराधियों में थोड़ा आपको फर्क डालना होगा। नक्सलिज्म एक क्लासिक क्राइम है, इसको सामान्य अपराध से आप नहीं जोड़ सकते। ये एक वर्गीकृत अपराध है जिसको अलग तरीके से हम एड्रेस करते हैं। इस पे जो केस मुकदमे हैं, जो कार्रवाई का तौर तरीका है, वो सब अलग होता है। तो जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं, उनकी तरफ से जो मैसेज दिए जा रहे हैं प्रवक्ता की तरफ से, तो एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि जो स्थानीय फोर्स है जो उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है, थोड़ा हतोत्साहित होगी। दूसरा कि फौज के लिए एक मैसेज है कि आप कार्रवाई करें, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई हो, ताकि कमांडर मारे जाएं, नक्सली लड़ाके मारे जाएं, ग्रामीणों को कोई क्षति ना पहुंचे। अब चूंकि जंगल में लड़ाई लड़ी जा रही है तो किसको कितना क्षति पहुंचता है, ग्रामीण उसमें कितना सफर करते हैं, ये अभी तय करना थोड़ा मुश्किल होगा समीर। लेकिन
जिस तरह से मैसेज आए हैं, तो एक एहतियात तो बरतना ही होगा। और सुरक्षा बल बिल्कुल जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, सफलताएं मिल रही हैं, क्योंकि लगातार सरंडा में पुलिस बल को नुकसान हुआ है। लगातार वहां पर माइंस ब्लाइट वहां ब्लास्ट किए गए, जो सुरक्षा बल थे उसके कई जवान मारे गए, कई बार वहां पर घेराबंदी की गई, बहुत पुलिस को सफलता नहीं मिली। पहली बार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, 17 नक्सली एक साथ मारे गए हैं, 1 करोड़ का नक्सली एक साथ मारा गया। तो कुल मिलाकर सुरक्षा बल फिलहाल कहीं ना कहीं उत्साहित है और अपनी कार्रवाई लगातार वहां पर इंटेंसिफाई कर रही है, मजबूती से आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक बात का एहतियात रखना होगा कि जो ग्रामीण है उनका समर्थन भी पुलिस बल को, सुरक्षा बल को हासिल करना होगा। एक जरूर कोशिश होनी चाहिए कि जो स्थानीय लोग उनको किसी तरह का कोई क्षति ना पहुंचे, नक्सलियों को बिल्कुल कंट्रोल में करें, ताकि नक्सलियों के खिलाफ जो खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को और खड़ा कर सकते हैं। अपने इंटेलिजेंस के मार्फत एक बात जरूर तय करें कि जो लड़ाई हो नक्सलियों के खिलाफ हो, ग्रामीण अगर उसमें सफर करेंगे उसका लाभ नक्सलियों को मिलेगा। तो इस मैसेज को 2 तरह से देख सकते हैं। फिलहाल जो नक्सली के खिलाफ में अभियान चल रहे हैं, उस अभियान के बाद कहा जा रहा है कि जो सारंडा है बिल्कुल नक्सली मुक्त हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो झारखंड के इतिहास में एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा समय आएगा। अब नक्सलियों के खात्मे के करीब सुरक्षा बल के जान, लेकिन एक रेड कॉरिडोर का जिक्र हमेशा होता है, तो रेड कॉरिडोर को आप कैसे देखते हैं और अब कहां तक उस पे नक्सलियों का कब्जा रहा और पूरी कहानी क्या थी रेड कॉरिडोर की, जो इतना जरूरी था कि यहां से खत्म हो गए तो फिर सब जगह काबू पा लिए जाएंगे, और क्या है पूरा? देखिए, जो रेड कॉरिडोर है, जो कि ये लाल सेना है, और जो इनका जो इलाका है, आप देखें जब बंगाल से ये आगे बढ़े तो ये झारखंड, जो एकीकृत झारखंड था उसमें एकीकृत बिहार था, उस बिहार के इलाके में ये झारखंड के रास्ते पहुंचे। झारखंड होते हुए ये बिहार के, तत्कालीन बिहार के रोहतास तक पहुंचे। इसी इलाके से बस्तर गए, इसी इलाके से अगर आप देखें तो कोकराझार होते हुए उड़ीसा की तरफ पहुंचे, उससे आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ का जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ है उस इलाके में पहुंचे, और कुछ हटकर महाराष्ट्र के इलाके में गए। ये जो तमाम इलाके हैं वेल कनेक्टेड है, जंगलों का इलाका है, जंगली परिक्षेत्र है, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम है, लेकिन ये जो तमाम रेंज है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनके छिपने के लिए एक जगह है जहां से ये अपने मूवमेंट्स को इस इलाके से दूसरे इलाके में करते रहते हैं, और वहां पर पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये इलाका बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, और जो पुलिस बल है बिना कोई LRP लिए हुए, बिना कोई सघन अभियान चलाए बिना उनका वो पीछा नहीं कर सकते। शायद यही कारण था कि नक्सली इन इलाकों का बेधड़क इस्तेमाल करता था, और इस इलाके में पुलिस फिलहाल जो आम पुलिस होती है वो जाने से घबराती थी। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं नक्सली जो संगठन है उसको मिला और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 7 जिले में गए, एक जिले से इसकी शुरुआत हुई, एक राज्य से शुरुआत हुई थी, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र तक ये जो नक्सली है वो पहुंचे। और अलग अलग इलाकों में हालांकि नक्सलियों का जो संगठन था अलग अलग नामों से जाना जाता था। जो दक्षिणी इलाका है, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का इलाका, माफ करें, जो आंध्रा का इलाका है, वहां पर एक PWG था जो कि बाद में उसके मर्जर हुए, और 2004 में PWG और झारखंड में और बिहार में काम करने वाला जो MCC, जो मोस्ट कम्युनिस्ट सेंटर था, वो एक उनका विलय हुआ और ये MCCM बना, यानी कि जो MCC मोस्ट था उसका निर्माण हुआ। ये बहुत ही घातक ऑर्गेनाइजेशन था। 2005 से 2010 तक ये काफी सक्रिय रहा, काफी नुकसान पहुंचाया पुलिस के खिलाफ, उन्होंने कई कार्रवाई की, सैकड़ों पुलिसकर्मी मारे गए अलग अलग क्षेत्रों में, और तब कह सकते हैं इनका स्वर्णिम काल था। लेकिन 2011 के बाद धीरे धीरे कई नक्सली कमांडर मारे गए। 2018 तक में इनका प्रभाव जो है काफी कम हुआ, और जो रेड एरिया, जो रेड कॉरिडोर था, जिसमें खासतौर पर सारंडा का इलाका, बूढ़ा पहाड़ का इलाका, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के इलाके हैं, जो कोकराझार का इलाका है, जो बेबी पहाड़ का इलाका है बंगाल को, तमाम तरह के जो इलाके हैं वो सब रेड कॉरिडोर था, जो वेल कनेक्टेड था। और नक्सलियों पर जब आप इधर जोर बनाते थे, जब इनको यहाँ पे इनकी घेराबंदी करते थे, ये इन्हीं रास्तों से दूसरे इलाकों की तरफ कूच कर जाते थे। जो इनका संगठन था, जो मिलिट्री संगठन था, उसके जो दस्ता थे वो इसी रास्ते से आए जाया करते थे। ये काफी सेफ माना जाता था। आज के तारीख में कई जगह पर रेड कॉरिडोर पर पुलिस ने अपना धावा बोला है, जो सुरक्षा बल है उन्होंने कब्जा जमाया है, कई इलाकों को उन्होंने खाली कराया है। जैसे आज के तारीख में बूढ़ा पहाड़ करीब करीब वो नक्सली मुक्त है। कभी ये इलाका अरविंद जी का इलाका हुआ करता था, बहुत ही दुर्दांत नक्सली कमांडर थे, वो बहुत बड़े नामी नक्सली थे। और उसके बाद का जो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो झारखंड में सारंडा का इलाका है, ये बंगाल की तरफ भी जुड़ता हुआ इलाका है, और छत्तीसगढ़ और बंगाल माफ करें उड़ीसा से मिलता हुआ इलाका है। इस इलाकों में लगातार पुलिस की दबिश है, सुरक्षा बल की दबिश है। रेड कॉरिडोर को कई जगहों पर उनको नुकसान पहुंचाया गया है। नक्सलियों का मूवमेंट अब इतना आसान नहीं है, यही कारण है कि नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली कमांडर मारे जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नक्सलियों का बिल्कुल एक तरह से सफाया हो जाएगा। तो जो नक्सलियों का जो इतिहास करीब 60-70 साल पुराना है, आज सबसे कमजोर दौर में है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा का इलाका हो, करीब करीब नक्सली खत्म हो जाएंगे।
तो तमाम सवालों का जवाब झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट राजेश तोमर ने दिया कि आखिर क्या रेड कॉरिडोर है और माओवादियों के अंतिम यात्रा में, यानी जब बड़े कमांडर मारे जाते हैं, लाश उनके घर पर पहुंचती है तो विलाप करने वाले लोग कौन हैं और कैसे नक्सलवाद पर पूरी तरह से लगाम लगा पाएंगे, यानी कामयाबी कैसे मिलेगी। इसी मुद्दे पर हम आगे भी इनसे जुड़ेंगे और तमाम बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।